लेकर अफरा तफरी का आलम था। आप सबने देखा है, समझा है, जाना है। और लेकिन उसके बाद अब आज जब सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं लगाई गई, 11 याचिकाएं लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में और बिहार को लेकर, लेकिन अब बिहार से मामला आगे बढ़ चुका है। अलग अलग राज्यों में इस मामले को अब चुनौती दी जा रही है इस मामले पे, इसलिए क्योंकि पूरे देश में एसआईआर की घोषणा कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने फर्स्ट फेज में पहले चरण में बिहार को लिया और उसके बाद 12 अन्य राज्यों को जो लिया गया है, उसमें कौन कौन से राज्य हैं? मुख्य रूप से असम को छोड़कर, जहां चुनाव होने हैं अगले साल, लेकिन असम को छोड़कर तमाम राज्यों में एसआईआर की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल इसके खिलाफ है, तमिलनाडु इसके खिलाफ है, केरल इसके खिलाफ है और इन राज्यों ने याचिकाएं लगाई हैं। इस पर भी सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई बिहार को लेकर और इन सब को लेकर जब एक साथ क्लब करके सुनवाई हो रही है तो क्या कुछ निकल के आ रहा है? कौन कौन से वकील हैं? कपिल सिब्बल इसमें हैं, आप जानते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं इसमें, फिर गोपाल नारायणन हैं, इसी में बृंदा ग्रोवर हैं। ये तमाम वरिष्ठ वकील और साथ साथ प्रशांत भूषण हैं। तमाम वरिष्ठ वकीलों की टोली इस वक्त ऑलरेडी इस सुनवाई के लिए, इस पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए 2 जजों की बेंच के सामने मौजूद है। और 2 जज जो हैं वो उनका नाम आप रट चुके होंगे अभी तक, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो मालिया बागची। जस्टिस सूर्यकांत अब इसी महीने नवंबर का जो आखिरी सप्ताह शुरुआत जिसकी होगी 24 तारीख को शपथ लेंगे, देश के अगले सीजेआई बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। लेकिन क्या जस्टिस सूर्यकांत यहाँ पर एसआईआर को लेकर एक अहम फैसला सुनाएंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एसआईआर पर सुनवाई क्या चल रही है, चलिए चलते हैं सीधे। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इधर भी हम 2 जजों की, उधर 2 जजों की बेंच है, यहाँ 2 पत्रकारों की बेंच है और हम लोग उन जजों की बातें आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। अमलेंदु जी, क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? हाँ राजीव, सुप्रीम कोर्ट में इस समय कपिल सिब्बल जो हैं वो तमिलनाडु की तरफ से पेश हुए हैं और भारतीय बनाम तमिलनाडु का मामला है, उसकी तरफ से वो पेश हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि हमने जो है, मैं भारतीय बनाम तमिलनाडु की ओर से पेश हो रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा मामला है जो सभी राज्यों पर लागू होता है तो इस पर द्विवेदी, जो राकेश द्विवेदी हैं, चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमको इसका भी नहीं मिला है। जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि हमने अभी नोटिस जारी नहीं किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हर राज्य में अलग अलग हालात हैं, कहीं त्यौहार है, कहीं बाढ़ है, कहीं शिक्षा बेहतर है। मैंने एक नोट तैयार किया है, उसे सौंप दूँ। ये बारिश पूरे देश में जैसी नहीं होती। तमिलनाडु में फसल कटाई का मौसम है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, बहुत से लोग वहाँ नहीं होंगे। सिब्बल ने कहा कि हाँ, और एसआईआर से भी बहुत कुछ अलग हुआ है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि एक कमी तो उन्होंने दूर कर दी है। तो उन्होंने कहा कि सिब्बल ने कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, 5G नहीं है, तो अपलोड करने से क्या मतलब होगा? कोई समय सीमा तय नहीं है, नोटिस करने का कोई प्रारूप जारी नहीं हुआ है, दस्तावेज कैसे जारी किया? तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आप लोग इतने आशंकित क्यों हैं? उन्हें तो करना ही होगा ना कुछ तो उन्हें करना होगा। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो गई है, ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी। नोटिस कब जारी होगा? पहले प्रक्रिया के दौरान नोटिस दिया जाता था, उन्होंने उसे बदल दिया है। सिब्बल ने कहा कि और एसआईआर से कुछ अलग भी हुआ है। तो ये उन्होंने सिब्बल की तरफ से ये राजीव जी अपनी बात रखी जा रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा कि भाई हर कोई यथास्थिति चाहता है, यानी स्टेटस क्यों चाहता है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं तो नहीं चाहता, ये विरोधात्मक नहीं है, लेकिन आगे चलकर हम जो देख रहे हैं वह ऐसा ही है, हम सुझाव देते हैं और उसका विरोध होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपनी याचिका की एक कॉपी जो है आप चुनाव आयोग को दे दीजिए। जी जी, जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो थोड़ा सा पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं कई बार, लेकिन हियरिंग ऑलरेडी शुरुआत, यानी सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है और मामला एसआईआर का है और तमिलनाडु की तरफ से पेश हो रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु ने यहाँ पर याचिका दाखिल की है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल ने, केरल ने भी याचिका दाखिल की है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि मैं भारतीय बनाम तमिलनाडु हूँ और यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा कोई मामला है जो सभी राज्यों पर लागू होता है, तो इस पर द्विवेदी ने कहा हमें नहीं मालूम कौन सा मामला। उसके बाद फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है, नोटिस जारी करेंगे तब उनको पता चलेगा कि कौन सा मामला है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हर राज्य में अलग अलग हालात हैं, कहीं त्यौहार है, कहीं बाढ़ है, कहीं शिक्षा बेहतर है। मैंने एक नोट तैयार किया है, उसे सौंप दूं?
सवाल पूछ रहे हैं। ये बारिश पूरे देश में एक जैसी नहीं होती है, तमिलनाडु में होती है, फसल कटाई का मौसम है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, बहुत से लोग वहां नहीं होंगे। और इसके अलावा मिलॉर्ड से मैं कुछ अलग बात और चाहता हूं। तो इस पर उन्होंने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत ने कि तो एक कमी तो उन्होंने पहले ही दूर कर दी है, तो उस पर फिर कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं। 5G, ये सारी बातें अमलेंदु जी आप तक पहुंचा चुके हैं, अमलेंदु जी बता ही रहे थे। और इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि आप लोग इतने आशंकित क्यों हैं, उन्हें ये करना ही होगा, उन्हें SIR तो करना ही होगा, करने दीजिए, ये कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। इस पर सिब्बल कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है SIR की, जो दूसरे राज्यों में भी आपने शुरुआत करवा दी है, ये 4 तारीख से 4 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है, ये 1 महीने में पूरी हो जाएगी। नोटिस कब जारी होगा? पहले प्रक्रिया के दौरान नोटिस दिया जाता था, अब उन्होंने इसे बदल दिया है, प्रक्रिया के दौरान नोटिस नहीं दिया जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला यहाँ पे है। इसके कारण कह रहे हैं कपिल सिब्बल की ज़मीनी स्तर पर असली समस्याएं हैं। बिहार की मतदाता सूची का तमिलनाडु से क्या लेना देना है? राजनीतिक दलों को आशंका है कि इससे अयोग्य मतदाता जुड़ सकते हैं, इससे तो पूरी व्यवस्था ही बर्बाद हो जाएगी। इतनी जल्दी क्यों है? इतनी जल्दी आखिर क्यों है? इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं ये कोई यथास्थिति चाहता है, हर कोई यथास्थिति चाहता है, हर कोई, एवरीबॉडी वांट्स स्टेटस क्यो, यहाँ पर कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। इस पर सिब्बल कह रहे हैं मैं नहीं चाहता, ये एक विरोधात्मक नहीं है, ये विरोधात्मक नहीं है, लेकिन आगे चलकर हम जो देख रहे हैं वो ऐसा ही है। हम सुझाव देते हैं, विरोध होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा अपनी याचिका की एक प्रति उन्हें दे दो। अपनी याचिका की, आपने जो याचिका दी है उसकी एक पिटीशन की एक प्रति जो है, एक कॉपी आप उन्हें दे दीजिए, यानी चुनाव आयोग को दे दीजिए। यहाँ पर बातें अभी बिल्कुल शुरुआती है, बिल्कुल शुरुआती। लेकिन राजीव जी, एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस पर इसके नहीं देंगे जस्टिस सूर्यकांत, ये समझ में आ रहा है। और ये समझ में इसलिए आ रहा है राजीव जी क्योंकि फिर आदेश दिया जस्टिस सूर्यकांत ने कि नोटिस जारी करें, चुनाव आयोग इसको स्वीकार करे। तो इस पर द्विवेदी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि 6 याचिकाएं हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा 6, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाकर पूछा कि मतलब 6 है, मतलब आश्चर्य के साथ। तो इस पर द्विवेदी ने कहा कि हाँ, AIADMK का एक IA भी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब है, ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी 4G 5G नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर टिप्पणी की कि आप यानी याचिकाकर्ता ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं मानो इस देश में पहली बार मतदाता सूची तैयार की जा रही हो। एक संवैधानिक प्राधिकारी यह काम कर रहा है, कोई भी कमियों पर टिप्पणी कर सकता है, बताइए वे सुधार करेंगे। यानी ये जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान के दायरे के अंदर कर रहा है। एक तरीके से ये टिप्पणी हमारे मनोनीत CJI जो है वो कर रहे हैं राजीव जी। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, ये समझ जी, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा ये यहाँ समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट एक आदेश पहले देता है कि नोटिस जारी करें, आदेश में नोटिस जारी करें, चुनाव आयोग स्वीकार करता है इस नोटिस को। और उसके बाद द्विवेदी साहब जो हैं, यानी चुनाव आयोग के वकील, वो कह रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 6 याचिकाएं हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं 6 याचिकाएं। तो उन्होंने द्विवेदी ने कहा हाँ, AIADMK का एक IA आया हुआ है, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब है, ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी, ये सिब्बल कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की हालत देखिए बहुत ख़राब है, और यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी जो है वो 4G 5G नहीं है। और आप अगर SIR करने जा रहे हैं, कनेक्टिविटी की दिक्कत होगी, यानी आप मोबाइल के ज़रिए उसमें, या कोई अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन देता है तो कैसे दे पाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ये मामला क्या है दोस्तों? SIR का मामला है, पूरे देश में अब चूंकि SIR की घोषणा हो चुकी है, 4 नवंबर से SIR की शुरुआत हो चुकी है देश के 12 राज्यों में, इसलिए यहाँ पर ये याचिकाएं एक नहीं बल्कि 6 याचिकाएं लगाई गई हैं, और इन याचिकाओं पर अब बहस चल रही है। और जस्टिस सूर्यकांत से लेकर कपिल सिब्बल और द्विवेदी, ये तमाम अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है याचिकाकर्ताओं से कि ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग मानो इस देश में पहली बार मतदाता सूची तैयार की जा रही है। एक संवैधानिक संस्था ये काम कर रही है, कोई भी कमियां पर टिप्पणी कर सकता है, बताइए वे सुधार करेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा पहले ये काम 3 साल में होता था, अब 1 महीने में कैसे हो सकता है। पीठ ने सभी 6 नई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, और इसके बाद इस बेंच ने 6 याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया है, नोटिस इशू किया है, और 2 हफ्ते का समय दिया है। और इसके साथ साथ कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले ये 3 साल में जो काम होता था अब 1 महीने में आप कैसे कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर
पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो किसी भी ढंग से चाह रहे हैं कि नहीं ये काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कह रहे हैं कि ये आप लोग ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं मानो इस देश में पहली बार मतदाता सूची तैयार की जा रही हो। एक संवैधानिक संस्था ये काम कर रही है, यानी चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो ये काम कर रही है, और एक संवैधानिक संस्था काम कर रही है तो इसमें आप लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। कोई भी कमियों पर टिप्पणी कर सकता है, अगर इसमें कोई कमी है टिप्पणी कर सकता है, बताइए, वो सुधार कर लेंगे, लेकिन आप इसको रोकने की कोशिश जो कर रहे हैं वो गलत है। ये बात कह रहे हैं यहां पर जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत सीधे सीधे पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर चुनाव आयोग का। हाँ, बिल्कुल राजीव, चुनाव का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि टिप्पणी की उन्होंने, कपिल सिब्बल ने आगे कहा भी, कपिल सिब्बल ने कि जो कानून से जुड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर हम अलग से बहस कर रहे हैं। यानी अभी तो ये फौरी राहत चाहते थे कपिल सिब्बल, और जो उसकी संवैधानिकता है उस पर हम अलग से बहस कर रहे हैं, ये कपिल सिब्बल ने कहा। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने सहमति जताई कि हाँ, तथ्यात्मक और अन्य मुद्दों पर वे इसकी पुष्टि करेंगे और जवाब देंगे, यानी चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करेगा और इसका जवाब देगा। इस पर द्विवेदी ने कहा, जो ये चुनाव की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, उन्होंने कहा कि एक अनुरोध है कि कुछ लोग उच्च न्यायालयों में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर कर रहे हैं। हो सकता है कि उच्च न्यायालय उन पर विचार ना करें, वे यहाँ आ सकते हैं। 12 राज्य इस प्रक्रिया में लगे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि या तो हम सुनवाई करेंगे या उच्च न्यायालय इस पर सुनवाई करेंगे, हम इससे उच्च न्यायालय में भी स्थानांतरित कर सकते हैं। ये जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कहा गया आज। जी जी जी, यहाँ पे साफ साफ है। पहली बात तो 6 याचिकाएं लगाई गई हैं। इन 6 याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया गया है। 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि 2 हफ्ते में जवाब दीजिए। ये समय किसको दिया गया है? तो चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए समय दिया गया है। एक तो ये बात। दूसरी बात, वहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम कानूनी मुद्दों पर सुनवाई जारी रखेंगे। जो कानूनी मुद्दा, यानी कि इसमें कानूनी तौर पर यह सही है कि गलत है, इस पर हम सुनवाई जारी रखेंगे। तथ्यात्मक और अर्ध तथ्यात्मक मुद्दों पर वे सत्यापन करेंगे और जवाब देंगे। यानी कि जो फैक्चुअल एंड सेमी फैक्चुअल इश्यूज हैं उसमें ये लोग वेरीफाई करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे चुनाव आयोग। ये बात जस्टिस सूर्यकांत ने कही है। उसके बाद यहाँ पर राकेश द्विवेदी जो वकील हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उन्होंने कहा कि एक अनुरोध है मिलॉर्ड, देयर इज ए वन रिक्वेस्ट मिलॉर्ड। क्या रिक्वेस्ट है? तो कह रहे हैं कि कुछ लोग उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में जो पिटीशन है एसआईआर के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर कर रहे हैं। हो सकता है कि हाई कोर्ट्स उन पर विचार न करे, वो यहाँ आ सकते हैं। अगर उन पर विचार न करे तो वो यहाँ आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। 12 राज्य इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं और इस पर बेंच ने कहा है हाई कोर्ट से कि वो अपने समक्ष आने वाले मामलों को स्थगित रखें। यानी उनके पास अगर कोई मामला आ रहा है तो वो उसे स्थगित रखें। जी ये बिल्कुल आदेश दिया है कि चूंकि ये न्यायालय बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी आदि विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों की एसआईआर की वैधता से संबंधित मामले पर विचार कर रहा है, इसलिए हम क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने राज्यों में एसआईआर की वैधता से संबंधित उन उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाओं को स्थगित रखें। ये साफ तौर पर कहा है कि यानी उच्च न्यायालय जो क्षेत्र के, वो इसकी कानूनी वैधता पर अगर कोई रिट याचिका आती है तो उस पर सुनवाई ना करें, उसको स्थगित रखें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर रहा है। राजीव जी, इसका मतलब कि एसआईआर की वैधता पर तो राजीव जी अब बहस होगी, इतना तो तय है। फैसला क्या आएगा वो अलग आएगा, वो अलग मसला है, लेकिन इसकी संवैधानिकता पर बहस होगी कि ये संवैधानिक है भी कि नहीं, और चुनाव आयोग ये संवैधानिक काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी अब जस्टिस सूर्यकांत की क्या टिप्पणियाँ आ रही हैं, वो मौखिक टिप्पणियाँ हैं, उससे कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर बात होगी तो फिर तथ्यों के आधार पर ही बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आदेश दिया गया है बेंच की तरफ से एसआईआर पर। आदेश में ये कहा गया है कि ये न्यायालय यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट है, दिस कोर्ट इज यहाँ पे साफ साफ कि बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी इन अलग अलग राज्यों में मतदाता सूचियों की एसआईआर की वैधता से संबंधित मामले पर विचार कर रहा है। इसलिए हम क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों से अनुरोध करते हैं कि वो अपने राज्य से एसआईआर की वैधता से संबंधित उन उच्च न्यायालयों में दायर रिट कार्यवाही को स्थगित रखें। यानी यहाँ साफ साफ देखिए क्या है कि
केरल का मामला ले लीजिए या तमिलनाडु का मामला ले लीजिए और वहाँ पर अगर वो कोर्ट एसआईआर के लिए एसआईआर को वहाँ रुकवा देता है, यानी हमारे राज्य में केरल में एसआईआर नहीं करना है, नहीं होगा, अगर सपोज ऐसा करता है तो अब वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये मामला अब इसकी सुनवाई हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, यह आदेश दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। एसआईआर से संबंधित कोई भी उच्च न्यायालय अब इसकी सुनवाई नहीं करेगा, वो सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हीं दोनों जजों के पास होगी। ये एक बहुत ही चालाकी से ये काम करवाया गया है और इसीलिए चुनाव आयोग जो है वो काफ़ी खुश होते हुए ये बताया कि वो लोग यहाँ आ सकते हैं। तो एक बहुत चालाक कदम यहाँ पर चुनाव आयोग का दिखाई दे रहा है, जिसमें वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर केरल हाई कोर्ट या तमिलनाडु हाई कोर्ट या पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट अगर कोलकाता हाई कोर्ट कहे कि नहीं जी हम इसको स्थगित रखते हैं, आदेश देता है स्थगित रखने का, तो वो वहां जब ये याचिका जाएगी तो उसे वो स्वीकार ही नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये आदेश दे दिया गया है कि आपको इसे स्वीकार नहीं करना है, हम यहां रखेंगे। यानी और राजीव जी, जो बड़ी चालाकी के साथ अश्विनी उपाध्याय की याचिका दायर करवाई गई थी कि पूरे देश में कराएं, उसी तरीके से AIADMK की तरफ से एक IA लगाया गया है और उसको भी बताया गया कि साहब ये तो कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है और AIADMK जो SIR का समर्थन कर रहा है, ये दायर किया गया। तो इस पर कपिल सिब्बल ने पूछा कि भाई आपने जो 2 हफ्ते की बात कहा है तो 25 तारीख सही दिन होगा, यह ऐसा हमके लिए एक शुभ दिन होगा। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 26 नवंबर सोमवार 24 तक अपना जवाब दाखिल करना सुनिश्चित करें, यानी चुनाव आयोग 24 नवंबर तक अपना दाखिल करे जवाब, और बाकी राज्यों की SIR जो है उस पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी। और 26 नवंबर एक महत्वपूर्ण दिन राजीव जी इसलिए है कि 26 नवंबर को ही संविधान जो था वो संविधान दिवस मनाया जाता है। जी। तो इसलिए जो है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि 26 नवंबर को अब इस पर क्या सुनवाई होती है ये मालूम पड़ेगा। आज अभी इस पर सुनवाई अभी जारी है। जी, आज सुनवाई जारी है इस पे, और इसमें जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इस आदेश से किसी को कोई नुकसान पहुंचता है तो हमें बताइए और SIR का समर्थन करते हुए अन्ना द्रमुक जो यानी AIADMK जो है वो सपोर्ट कर रहा है, SIR का सपोर्ट कर रहा है, इसको भी इन्होंने मेंशन किया कि देखिए वहाँ AIADMK एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो इसका सपोर्ट कर रही है और उसने IA लगाया है और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये अजीब है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल कह रहा है कि कोई संपर्क नहीं है, लेकिन बेंच का कहना है कि बेहतर होगा। ये वकील जो हैं ये कपिल सिब्बल नहीं बल्कि राकेश द्विवेदी हैं शायद, और AIADMK के वकील होंगे, AIADMK के वकील होंगे। इस पर बेंच का कहना है कि बेहतर होगा कि अन्ना द्रमुक यानी AIADMK की याचिका खारिज कर दी जाए ताकि वो अलग से रिट याचिका दायर कर सकें। ये जो है उसको खारिज कर दिया जाए। और इस पर वकील कह रहे हैं कि लेकिन हम SIR का समर्थन कर रहे हैं, SIR के आदेश को चुनौती नहीं दे रहे हैं, SIR के आदेश को चुनौती नहीं दे रहे हैं बल्कि SIR का समर्थन करते हुए भी याचिका लगा दी है। ये एक मजेदार तथ्य यहाँ पे है, जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसी दिशा में ये जाता हुआ दिखाई देता है। जी बिल्कुल राजीव जी, और इसीलिए द्विवेदी साहब जो बीच में एकदम से खड़े हुए तो उन्हें लगा कि चूंकि राजीव जी यहाँ तो वो शायद अदालत का रुख भाप गए हैं या जो भी कहिए, या जिस तरीके से बिहार के SIR को लेकर चुनाव आयोग को एक राहत ही कही जा सकती है, रद्द नहीं हुआ और अभी तक जो है मतलब दूसरे चरण का मतदान भी खत्म हो जाएगा, आज चुनाव खत्म हो जाएगा और अभी तक उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर बात ही नहीं हो पाई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है भी कि नहीं है, संवैधानिक तौर पर SIR हुई भी कि नहीं हुई है, और जिस मतदाता सूची पर चुनाव बिहार में हो गया वो मतदाता सूची संवैधानिक है भी कि नहीं है, और चुनाव को मतदाता सूची बनाने का अधिकार है भी कि नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, चुनाव हो भी गया और लगता ही है राजीव जी कि आ जाएगा इस पे मतलब परिणाम भी आ जाएंगे और तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ पाएगा, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर दूसरे राज्यों से कहीं हाई कोर्ट से कहीं पे आ गया कि रोक लगाई जाती है तो फिर फंस जाएगा चुनाव आयोग उस समय फिर। तो इसलिए जो है ये पास करा लिया गया सुप्रीम कोर्ट को, यह कहकर कि दूसरे हाई कोर्ट जो है इसमें दखलंदाजी ना कर पाएँ।
जी बिल्कुल बिल्कुल, हाईकोर्ट इसमें दखल अंदाजी न कर पाए। वकीलों ने अगली सुनवाई के लिए अलग तारीखें सुझाई, अलग अलग तारीखें सुझाई। कपिल सिब्बल ने कहा कि 26 तारीख आप दे दीजिए, संविधान दिवस है, हमारे लिए शुभ दिन होगा, क्योंकि 26 नवंबर संविधान दिवस होता है, ये हमारे लिए शुभ होगा, आप उस दिन दे दीजिए, उस दिन सुनवाई कीजिए। इस पर राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि 2 हफ्ते ठीक उसी तारीख को समाप्त भी होंगे, इसलिए मामला 26 नवंबर को सूचीबद्ध कर दिया गया है। यानी मैटर जो है वो लिस्टेड ऑन नवंबर 26। इस मैटर पर सुनवाई 26 तारीख को होगी, ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बातें चल रही हैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो अब 12 राज्यों में अलग अलग राज्यों में SIR की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसको चुनौती दी गई है। इसमें कपिल सिब्बल खड़े हुए तमिलनाडु की तरफ से और राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से खड़े हुए, और इस पर सुनवाई जारी। और उस सुनवाई में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ, अमलेंदु जी एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे देखा जाए इस सुनवाई को? राजीव जी, आज की सुनवाई को अगर कायदे में देखा जाए तो आज सुनवाई का कोई मतलब इसलिए नहीं था। एक तो बिहार पे आज जो बात होनी थी वो हो नहीं पाई, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामले आ गए, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के इस पर बातचीत होने लगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर जवाब दाखिल करना था बिहार की में जो SIR हो रही थी, उसको लेकर चुनाव आयोग का क्या जवाब आया, ये अभी तक समझ में नहीं आया कि चुनाव आयोग ने कोई जवाब इसका दिया कि नहीं दिया। चूँकि आज जो बहस होनी थी वो इसी पर होनी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। आज जो बहस हो गई, सिमट गई, वो तमिलनाडु और SIR जो पश्चिम बंगाल है उसके SIR पे होगी। जाहिर सी बात है कि इस पर नोटिस इशू हो नहीं थे, लेकिन इतना समय 2 हफ्ते का दिया जाना ये किसी भी तरीके से मुझे लगता है उचित नहीं था। चूँकि बिहार पे इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, तो यही बातें चुनाव आयोग यहाँ भी आके करेगा, क्यों अलग से बातें तो होंगी नहीं, तर्क वही होंगे जो दूसरी तर्क हैं। तो बात इस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर ही होनी चाहिए थी कि आखिर ये मौका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार क्यों चुनाव आयोग को मिल जाता है कि उसकी वो संवैधानिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर बात नहीं हो पाती है। नोटिस पे नोटिस जो वो इशू होते रहते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अब हालांकि 26 नवंबर की तारीख लग गई है कि 26 नवंबर को इस पर बात होगी और 24 नवंबर तक चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करना है, इसकी संवैधानिकता को लेकर उस पर बातचीत होगी राजीव जी। लेकिन ये जो आज बिहार की इस पर बात होनी थी वो आज फिर बात मुझे नहीं लगता कि आगे अब हो पाएगी। नहीं, यहाँ पर बिहार पे इन्होंने प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखना शुरू कर दी। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हमने निर्देश मांगते हुए एक अंतरिम आवेदन दायर किया है, हम सामान्य SIR के लिए अंतरिम प्रार्थना कर रहे हैं। चुनाव आयोग को निर्देश दें कि वो SIR के माध्यम से मतदाताओं की नागरिकता का निर्धारण न करे, क्योंकि उसके पास नागरिकता सत्यापन प्राधिकरण नहीं है। ये साफ साफ कि चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता का निर्धारण जो करने लगा है, इस पर इन्होंने प्रशांत भूषण खड़े हुए। और प्रशांत भूषण ने कहा कि बिहार के मामले को देखते हुए यह आपसे आग्रह है, प्रार्थना है कि SIR के लिए आप अंतरिम प्रार्थना हम आपसे कर रहे हैं कि आप प्लीज आदेश दीजिए कि चुनाव आयोग को कि वो SIR के माध्यम से मतदाताओं की नागरिकता का निर्धारण न करें, क्योंकि उसके पास नागरिकता सत्यापन प्राधिकरण नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर उनके पास शक्ति है तो वो निर्धारण करेंगे, अगर नहीं तो नहीं करेंगे। ये मुद्दा अंतिम मामले में उठेगा, ये मुद्दा अंतिम मामले में उठेगा। उनके पास शक्ति अगर है तो वो करेंगे, शक्ति नहीं है तो नहीं करेंगे। यहाँ पर साफ साफ जस्टिस सूर्यकांत ने, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत भी अच्छे से जानते हैं कि इस प्राधिकरण को, यानी जो चुनाव आयोग है, उसके पास क्या शक्तियां हैं क्या नहीं हैं। लेकिन इसको लेकर भी इन्होंने थोड़ा सा डायलमा में वो खुद को रखते हुए कहें तो एक ये बयान बहुत अजीबोगरीब बयान है, अजीब टाइप का बयान है कि अगर उनके पास शक्ति है, ताकत है, पावर है, तो वो ये निर्धारण करेंगे कि आखिर कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं है, और पावर नहीं है तो नहीं करेंगे। ये मुद्दा अंतिम मामले में उठेगा। इसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि समस्याओं में से एक समस्या ये है कि एक ही व्यक्ति की कई प्रविष्टियां हैं, एक ही व्यक्ति की के कई जगह नाम है, वो है अक्सर एक ही तरह की तस्वीर है, और एक ही डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये एक अच्छा सुझाव है, इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, या इस सुझाव को मान लिया। डीडुप्लीकेशन की बात जो थी उसको मानी है
जस्टिस सूर्यकांत ने जी जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि हाँ, इसमें ये एक अच्छा सुझाव है और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो राजीव जी, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी कह रहे थे कि हमने इसलिए उसका उपयोग नहीं किया डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कि व्यक्ति जानता है कि उसने अगर एक जगह फॉर्म भरा है तो ठीक है और 2 जगह फॉर्म भरा है तो सजा का हकदार होगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। ये डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि प्रविष्टियां डबल ना हो। और एसआईआर जब आपने कराया था तो आपके उस लक्ष्य में आपने यही बताया था कि मतदाता शुद्ध होगी, मतदाता सूची शुद्ध बनेगी। तो कैसी मतदाता सूची शुद्ध है कि एक व्यक्ति का नाम 50-50 जगह आ रहा है और एक व्यक्ति 5-5 राज्यों में वोट डाल रहा है? तो इसलिए ये एसआईआर का जो मामला है, तो इसलिए डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होगा। ये सुझाव जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ये अच्छा सुझाव है और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये अच्छा सुझाव है कि डीडुप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करे चुनाव आयोग, ताकि ये गलतियां ना हो, क्योंकि एक ही व्यक्ति के कई नाम, कई फोटो या एक ही तरह के फोटो कई जगह पे, वही ब्राजीलियन जो मॉडल है उसके फोटो को भी आपने देखा कि 22 जगह अलग अलग, उसमें 10 बूथों पे 22 मतदाता कार्ड में, सूची में एक ही ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है। तो आखिर ऐसा क्यों है ये बात, और इसी पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर उनके पास शक्ति है तो, और दूसरा है कि ये एक अच्छा सुझाव है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है। अब आगे सुनवाई चल रही है। जी, प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि गणना फॉर्म जमा कराने वाली सभी मतदाताओं को पावती पर्ची दी जाए। ये फॉर्म वेबसाइटों पर अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए लोगों के पास यह प्रमाण नहीं है कि उन्होंने गणना फॉर्म जमा किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप अपनी ही नियमावली का अनुपालन चाहते हैं, ये पूछा उन्होंने। भूषण ने कहा कि हाँ बिल्कुल। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, श्री द्विवेदी आप जवाब दाखिल करें कि कौन सा भाग अनुपालन किया गया है इत्यादि। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि इसके अलावा भी 2003 की सूची नहीं दे रहे हैं। जब पहले एसआईआर किया गया था, यह लोगों को खोज रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। ये सभी पारदर्शिता के उपाय हैं। यानी 2003 की मतदाता सूची जो है राजीव जी, वो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड की गई है जी, वो आप उसमें सर्च नहीं कर सकते। आपको अगर अपना याद है कि आपने किस पोलिंग बूथ पर 2003 में वोट डाला था, तभी आप उस पोलिंग बूथ की आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आप नहीं पकड़ सकते कि आपके वोट कहाँ कहाँ थे। तो यानी ये डीडुप्लीकेशन का वाला जो ये होना ही होगा और ये आपको सर्चेबल देनी होगी। ये प्रशांत भूषण एक तरीके से कह रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दीजिए मिलॉर्ड कि गणना फॉर्म जो है, यानी एनुमरेशन फॉर्म जमा करने वाले सभी मतदाताओं को पावती पर्ची दी जाए। पावती पर्ची नहीं दी गई है, रिसीट फॉर्म रिसीट जो दिया जाता है वो नहीं दिया गया है। ये फॉर्म वेबसाइटों पर अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, इसीलिए लोगों के पास ये प्रमाण नहीं है कि उन्होंने गणना फॉर्म जमा किया है या नहीं किया है। इस पर कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत कि आप अपनी ही नियमावली का अनुपालन चाहते हैं। आप अपनी ही नियमावली, आपका जो नियम है, आपके जो मैनुअल्स हैं, क्या आप उसी यू आर सीकिंग कंप्लायंसेस ऑफ देयर ओन मैनुअल, क्या आप अपनी ही नियमावली का अनुपालन करना चाहते हैं? आयोग की नियमावली जो है उसी का पालन जी, चाहते हैं। तो इस पर प्रशांत भूषण ने कहा हाँ बिल्कुल। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि द्विवेदी जी आप जवाब दाखिल करें, कौन सा भाग अनुपालन किया गया है वगैरह वगैरह, कौन कौन से भाग का अनुपालन हुआ, किसका नहीं हुआ, ये सब आप जवाब दाखिल कीजिए। आपको 2 हफ्ते का समय दिया गया है द्विवेदी के लिए। और उसके बाद प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि इसके अलावा वे 2003 की सूची नहीं दे रहे हैं। जब पहले एसआईआर किया गया था तब लोगों को खोज योग्य रूप से उपलब्ध नहीं होनी चाहिए नहीं थी, और ये सभी पारदर्शिता के उपाय हैं। ये सारे पारदर्शिता के उपाय हैं। इसका ध्यान दिलाते हुए प्रशांत भूषण ने ये डिमांड रखी है जस्टिस सूर्यकांत से। जी बिल्कुल, जस्टिस सूर्यकांत से मांग रखी है कि आप चुनाव आयोग को आदेश दीजिए कि वो सभी पावती जो है, मतलब जो रिसीविंग जो है वो दे, जिसने भी अपना फॉर्म भरा है, ये इनको देना होगा और अपने ही मैनुअल का मतलब ये पालन करें। जो मतलब ये कोई अलग से मांग नहीं की जा रही है, ये चुनाव आयोग के मैनुअल में है, तो उस मैनुअल का आपको पालन करना पड़ेगा। फॉर्म 6 की भी जब भरा जाता है तो उसकी भी पावती दी जाती है, उसकी भी रिसिप्ट दी जाती है, तो ये आपको रिसिप्ट देनी होगी जिसने भी इम्यूनरेशन फॉर्म भरा है। ये साफ तौर पर प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि ये पालन नहीं कर रहे हैं। और इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भी है चुनाव आयोग के वकील से कि आप ये बताइए कि आपने अपने किन किन नियमों का पालन किया है, ये साफ तौर पर बताइए।
जी बिल्कुल, किन किन नियमों का पालन किया है ये साफ तौर पर। और सबसे बड़ी चीज की यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर जो सुनवाई चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार, उसके बाद यानी बिहार में हुआ और उस पर भी उसकी जो संवैधानिकता पे प्रश्न चिन्ह है और उस पर भी अभी सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले कुछ नियम कायदे बनवाने की कोशिश में प्रशांत भूषण हैं। प्रशांत भूषण जो अपनी बात रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कह रहे हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि 2003 की सूची नहीं दे रहे हैं ये, जब पहले एसआईआर किया गया था और ये लोगों को खोज योग्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। ये सभी पारदर्शिता के उपाय हैं, पारदर्शी तरीके से ये होना चाहिए। आखिर पारदर्शिता के जो उपाय हैं उसका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है, ये बात यहाँ पर पूछ रहे हैं साफ साफ प्रशांत भूषण। अमलेंदु जी बिल्कुल, प्रशांत भूषण पूछ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि ये क्यों चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि मान लीजिए अगर मेरा नाम 4 जगह है तो मुझे मालूम तो पड़े कि 4 जगह कहाँ कहाँ है, कैसे मालूम पड़ेगा। ये उनका मतलब एक तरीके से कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह है या कई जगह है तो मालूम तो पड़े। और 2003 वाली मतदाता सूची नहीं देना, ये कह रहे हैं कि ये आधार का काम करेगी। भाई जो आधार का काम करेगी वो सूची तो दो जिसके आधार पे आप बता रहे हैं। ये सूची लोगों को खोज रूप में उपलब्ध होनी चाहिए, यानी सर्चेबल होनी चाहिए। इसलिए अगर मैं खोजना चाहूँ कि मेरा नाम उसमें है या नहीं तो मुझे खोजने में सुविधा होनी चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि अब बूथ नंबर बदल गए हैं। बूथ नंबर ही नहीं बदल रहे राजीव जी, उसके बाद जो है परिसीमन हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूंसीज बदल गई हैं। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो चुकी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो चुकी है, बूथ नंबर बदल चुके हैं। तो कैसे मालूम पड़े, कैसे याद रहे कि 2003 में जो बूथ था वो कौन सा बूथ था और आज कौन सा बूथ है जी। तो ये इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई सर्चेबल आप दीजिए कि नाम से आप करें। अभी भी राजीव जी अगर आप एपिक नंबर डाल के अपना सर्च करना चाहें तो आप एपिक नंबर से आप मतलब मतदाता सूची अपनी में आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन एसआईआर में आप एपिक नंबर डाल के सर्च नहीं कर सकते। भाई ऐसा क्यों, एसआईआर में क्यों नहीं कर सकते, ये तो सवाल है फिर। बिल्कुल, और एपिक नंबर से ही पकड़े गए थे चूंकि पश्चिम बंगाल में राजीव जी कि हरियाणा में भी मतदाता है वो बिहार में भी बना हुआ है, बंगाल में भी बना हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो झंझट खत्म किया चुनाव ने कि ढूंढ लो, ढूंढते रह जाओगे, फर्जी वोट बढ़ाने वो बढ़ा लेगा, आप ढूंढते रह जाओ। तो ये किया है, यही प्रशांत भूषण कहने कि भाई 2003 की मतदाता जो एसआईआर की सूची है वो सर्चेबल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सर्चेबल मतदाता सूची आप दीजिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात यहाँ पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत भी यहाँ अपनी बात रखते हुए, और इसके अलावा प्रशांत भूषण ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। ये सब आप तक हम पहुँचा रहे हैं। प्रशांत भूषण आगे जो कह रहे हैं उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि इससे मतदाता सूची को बेहतर अखंडता सुनिश्चित होगी, यानी बेहतर मतदाता सूची बन पाएगी, ये कह रहे हैं यहाँ प्रशांत भूषण। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या ये इस न्यायालय के किसी निर्णय के अनुरूप होगा, इस न्यायालय के किसी मतलब इससे पहले क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस तरीके का आदेश दिया, मतलब कहने का ये कोई नज़ीर हो तो बताइए। मुझे लगता है यही इसका तात्पर्य है राजीव जी। जी प्रशांत भूषण कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी निर्णय ऐसा कह सकता है, फिर भी मैं इसकी जांच करूंगा। कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं कि क्या ये इस न्यायालय के किसी निर्णय के अनुरूप होगा, यहाँ पर साफ साफ अगर कह रहे हैं तो प्रशांत भूषण ने भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी निर्णय ऐसा कह सकता है, फिर भी मैं इसकी जांच करूंगा, ये कह रहे हैं प्रशांत भूषण। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का कोई आदेश दिया है कि नहीं दिया, अगर कोई दिया होगा तो मैं इसकी जांच करूंगा। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि हाँ आप जांच कीजिए, चूंकि हमें फिर इससे निपटना होगा ये अगर इस तरीके का कोई मामला है। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि अब चूंकि बूथ संख्याएं बदल गई हैं और अगर मैं मशीन पठनीय प्रारूप में खोज नहीं कर सकता तो इससे किसी को भी क्या नुकसान होगा, चुनाव को दिखाना होगा। भाई अगर मैं मशीन रीडेबल फॉर्मेट में है और मैं अपना नाम सर्च कर रहा हूँ और मेरा नाम अगर मान लीजिए 5 जगह आ रहा है या एक ही जगह आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इससे किसी को क्या दिक्कत होगी, चुनाव को क्या दिक्कत है। भाई अगर मेरा 5 जगह नाम आ रहा है तो मैं कहूँगा ना चुनाव से भाई मेरा 5 जगह नाम है, नाम काट दीजिए, बिल्कुल, है ना। और बाद में अगर चुनाव आयोग सर्च करना चाहे कि कहीं डुप्लीकेट नाम तो नहीं है तो चुनाव खुद उसको डिलीट कर सकता है। तो आखिर चुनाव आयोग डुप्लीकेट नाम डिलीट करना क्यों नहीं चाहता, ये प्रश्न है राजीव जी। मुझे बिल्कुल, इस पर जस्टिस बागची कह रहे हैं कि भारतीय नागरिकों के डाटा की सामूहिक सुरक्षा का मुद्दा है। डाटा सुरक्षा यानी डाटा अपने आप में एक मूल्यवान संपत्ति है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे ट्रस्ट में रखता है।
इसके बजाय इलेक्शन कमीशन के एनक्रिप्टेड डेटाबेस पर डेटा सत्यापित होने के लिए व्यक्ति को पासवर्ड दिया जा सकता है। ये सारी बातें कह रहे हैं जस्टिस बागची भी। और इस पर भूषण ने कहा, प्रशांत भूषण ने, ठीक है कम से कम कुछ तो होगा। इन्होंने कहा कि ठीक है कम से कम कुछ तो होगा। आप जो कह रहे हैं, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, जैसा आप चाह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। और कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो भला, यानी कुछ तो हो रहा है। अमलेंदु जी, यही बात है। बिल्कुल राजीव जी, और जाहिर सी बात है कि जब ये डाटा चुनाव आयोग के पास है, उसकी वेबसाइट पर है, और राजीव जी हम लोगों ने खबर दी थी कि तेलंगाना में एक प्राइवेट कंपनी को डाटा बेच दिया, ये खबर आई और उसका कोई खंडन नहीं आया अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से। पूरी की पूरी मतदाता सूची जो है, जो केसीआर की सरकार थी, उन्होंने प्राइवेट कंपनी को एक योजना के लिए दिया, वो करने के लिए, और पूरा का पूरा डाटा उसको चला गया। इसका कोई खंडन चुनाव की तरफ से अब तक नहीं आया कि दे दिया गया। तो डाटा की सुरक्षा क्या है? 500 रुपये में आधार का डाटा राजीव जी पूरा का पूरा आ जाता है वेबसाइट्स पे, आप डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह की खबरें पहले आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद जो है आश्चर्य जता चुका है, चिंता जता चुका है। तो ये डाटा वाला मसला बनता ही किसी तरीके से नहीं है। और मान लीजिए मेरा नाम अगर 5 जगह है और मैं अपना नाम सर्च कर रहा हूँ, तो मैं अपना ही नाम सर्च करूँगा ना, ज़्यादा से 10 लोगों के अपने परिवार के करूँगा, मैं पूरे देश भर के तो नहीं कर लूँगा। तो ये सवाल जो है वो डाटा से संबंधित इसलिए नहीं रखता है। ये चुनाव की अपनी एक, कहा जा सकता है कि जो आरोप लग रहे हैं, शायद उस आरोप की ही पुष्टि चुनाव करना चाहता होगा राजीव जी। जी बिल्कुल। ये जो आरोप की पुष्टि है चुनाव आयोग करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो डाटा के मामले में यहाँ बहुत बुरी तरह चुनाव आयोग को फंसा दिया है कपिल सिब्बल ने, ये तो दिखाई देता है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, कपिल सिब्बल ने और प्रशांत भूषण ने मिलकर अच्छे तरीके से फंसा दिया है चुनाव आयोग को। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है राजीव जी, बिल्कुल कि ये एक तरीके से देखा जाए तो अब इसका कोई जवाब नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर बात होगी, वो तो होगी, लेकिन डाटा के आड़ में आप छिप नहीं सकते। ये महत्वपूर्ण बात है राजीव जी कि डाटा की आड़ में आप यहाँ छिप नहीं सकते। ये बहुत मजबूती के साथ जो है वो प्रशांत भूषण ने और कपिल सिब्बल ने अपनी बात रख दी है राजीव जी। जी बिल्कुल। कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण दोनों ने बहुत मजबूती के साथ अपनी अपनी बात रखी है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एसआईआर पर। सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, और उसमें 2 मसले हैं। एक बिहार का मामला है और दूसरा जो 12 राज्यों की जो याचिकाएं, 6 याचिकाएं आ गई हैं, उन याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और ये भी बताया गया है कि आखिर यहाँ जब ये लोग आए तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बनता है, प्रशांत भूषण ऑलरेडी कह रहे हैं कि कम से कम कुछ तो होगा। ये जो बात है कि कम से कम कुछ तो होगा अमलेंदु जी। बिल्कुल कुछ तो होगा, मतलब सीधी बात है कि भाई चलिए सॉफ्टवेयर आप कीजिए, डुप्लीकेशन कीजिए, डाटा की बात कीजिए, कुछ भी कीजिए, पासवर्ड आप कह रहे हैं, पासवर्ड की बात हो जाए कि पासवर्ड हो, आदमी उससे करे। पासवर्ड तो अब भी राजीव जी होता है, मतलब आप अपना बनाते हैं, उसके चुनाव की वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर उसके बाद आपको पासवर्ड मिलता है, उससे ही फिर आप अपना सर्च कर सकते हैं, तो वो होगा निश्चित तौर पे, ये साफ पे आ सकता है। तो ये कहा तो प्रशांत भूषण ने कहा कि हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे ऑल राइट, बिल्कुल सही है, कम से कम कुछ तो इस पर होगा। मतलब चुनाव आयोग को कुछ तो बाध्य किया जाए कि वो पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा करे। जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात जो है वो तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात तो होगी, लेकिन जब तक प्रक्रिया पे चल रही है तब तक तो कम से कम पारदर्शिता बरती जाए। महत्वपूर्ण बात यह है, कम से कम घपले के जो आरोप लग रहे हैं वो घपले तो चुनाव आयोग ना करने पाए, या जो आरोप हैं उनको आरोपों को सत्य तो साबित ना करे चुनाव आयोग। अगर ये आरोपियों चुनाव आयोग की मंशा अगर नहीं है इस तरीके की, हम नहीं कह रहे कि मंशा है कि नहीं है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कम से कम वो आरोप सच तो साबित ना होते हुए दिखाई पड़े, तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। जी, यहाँ पर जस्टिस बागची ने यह भी कहा है कि हर इंडिविजुअल के पास डाटा तक पहुँचने के लिए पासवर्ड हो सकता है। ये एक सुझाव है जो हम चुनाव आयोग को भी देना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप इस पर विचार विमर्श करें, यानी सबके पास एक पासवर्ड होना चाहिए हर इंडिविजुअल के पास आप तक पहुँचने के लिए, उसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, और इस पर आप विचार कीजिए। हम कह रहे हैं इस पर। प्रशांत भूषण ने कहा कि फैसले में कहा गया है कि अगर याचिकाकर्ता चाहे तो सूची को खोज योग्य मोड में बदल सकता है, जिसके लिए उसे स्वयं प्रयास करने होंगे। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि कृपया इस पर विचार विमर्श करें और वापस आएं। यानी चुनाव आयोग को उन्होंने कहा है कि इस पे प्लीज़ डेलिब्रेट ऑन दिस एंड कम बैक।
ये इन्होंने साफ साफ कहा है जस्टिस बागची ने। इसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि सवाल ये है कि अगर बड़े कंप्यूटर संसाधनों वाले लोग सूची को मशीन पठनीय रूप में बदल सकते हैं तो चुनाव आयोग को मशीन पठनीय रूप में बदलने में क्या समस्या है। बिल्कुल कि इसको पठनीय रूप में बदलने में आपको क्या समस्या है। न्यायमूर्ति बागची ने इस पर कहा कि चुनाव आयोग को डाटा पर सुरक्षा की कई परतें रखने का अधिकार है और डाटा पे आप रखिए अधिकार, बिल्कुल रखिए, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। हाँ, यहाँ पे जी डाटा पे रखिए, लेकिन इस पर पूछा प्रशांत भूषण ने कि ठीक है डाटा पे अधिकार रखिए उनका, और ये कहा जस्टिस बागची ने कि भाई मान लीजिए कि या कोई चोर आके आपके घर में मतलब तोड़ के ले जाएगा तो आप ताला ना लगाएं, इसका कोई ठोस कारण है क्या। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि इस पर ये सवाल नहीं है, ये वह सवाल नहीं है जो मैं उठा रहा हूँ कि इस पर ताला लगाई कि नहीं लगाइए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं अपने और अपने परिवार का एपिक नंबर से खोज कर सकता हूँ तो ये SIR में खोज करने की सुविधा क्यों नहीं है कि मैं अपने नाम से सर्च कर सकूँ कि मैं कहाँ हूँ। ये है कि 2003 की जो SIR की सूची है वो आपने JPG फॉर्मेट में की है, मैं अपने नाम से उसे सर्च कर ही नहीं सकता। और यहाँ तो डाटा और ज़्यादा गोपनीय नहीं रहा कि अगर मुझे अपने पोलिंग बूथ पर मैं था कि नहीं उसका देखना है तो मैं पूरे के पूरे पोलिंग बूथ की ही वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। जी मैंने खुद राजीव जी 2003 में SIR में जहाँ मेरा था वहाँ की मैंने पूरी बूथ की डाउनलोड की है अपने पास, और उसका बाकायदा पासवर्ड मांगा है चुनाव की वेबसाइट ने, कैप्चा भरवाया कि मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये इसी तरीके से, तो यहाँ तो पूरा का पूरा आ गया, तो यहाँ कहाँ गोपनीयता रही। तो अगर मेरा नाम ये होता कि मैं जिस तरीके से एपिक नंबर में सर्च कर रहा हूँ इसी तरीके से मैं SIR की लिस्ट में जाकर केवल अपना नाम डाल के सर्च कर सकूँ तो मुझे भी मालूम होता ना कि मेरा 5 जगह नाम है कि नहीं है। ये मसला है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, मामला यहाँ पे बहुत गंभीर है। और इसके बाद प्रशांत भूषण और जस्टिस बागची दोनों के बीच अभी सुनवाई के दौरान बहस चल रही है। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि यहाँ कोई कारण नहीं है, मेरे पास मशीन पठनीय फॉर्म हो सकता है लेकिन मैं मशीन पठनीय फॉर्म में सूची में हेर फेर नहीं कर सकता। अगर ये मशीन पठनीय फॉर्म जो रीडेबल जो है, मशीन रीडेबल फॉर्म में है तो कोई अतिरिक्त गोपनीयता भंग नहीं होती है। बस फ़र्क इतना है कि लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर IA पर जो नोटिस है, IA पर नोटिस जारी किया जा सकता है, इन्होंने ये कहा है। जस्टिस बागची ने इसके बाद कहा कि ये प्रशांत भूषण कह रहे थे, जस्टिस बागची ने कहा कि जब BLO व्यक्तिगत रूप से जाते हैं तो बिहार आदेश में, बिहार का जो SIR है उस आदेश में हमने स्पष्ट किया था कि क्या कोई गणना ब्लॉक स्तर पर प्राप्त की नहीं जानी चाहिए। अगर पावती नहीं मिलती है तो सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, किए जाने। और एक दलील है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण पहुँच नहीं हो पा रही है। दूसरी बात यह है कि ये वेबसाइट पर होनी चाहिए। ज़मीनी स्तर पर पहुँच सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती है। अगर इसे मजबूत, समर्थित और सक्षम बनाया जा सके तो इसमें से कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं जस्टिस बागची, और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें राजीव जी कह रहे हैं। बता रहे हैं कि भाई जस्टिस बागची कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जो है BLO घर घर जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल BLO घर घर जा रहे हैं। लेकिन राजीव जी मेरे यहाँ पे BLO नहीं आया है अभी, मैं पश्चिम बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश में हूँ। उत्तर प्रदेश में BLO मेरे यहाँ अभी तक नहीं आया है। और जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल मामले में क्या राज्य भी पक्ष है, आइए इस मामले में राज्य की प्रतिक्रिया भी जाने। तो जस्टिस बागची ने कहा कि बिहार के आदेश में हमने ध्यान रखा था कि ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। सामान्य गणना प्रपत्रों की पावती ना मिलने की थी, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। ज़मीनी स्तर पर पहुँच सबसे ज़्यादा मददगार है, अगर इसे समर्थन और सक्षम बनाया जा सके तो समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये जस्टिस बागची का कहना है। यानी वो कह रहे हैं कि बिहार के मामले में जो हमने आदेश दिए थे उन आदेशों को यहाँ भी लागू किया जाएगा, और अगर ये पहुँच नहीं हो रही है, चुनाव आयोग की कमियां हैं तो वो कमियां बताइए, उनको सुधारा जाएगा। ये एक तरीके से कहते हैं। जी जस्टिस यहाँ पे राकेश द्विवेदी खड़े होते हैं, कह रहे हैं कि सोशल ऑडिट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। यहाँ पर सामाजिक ऑडिट जो है, अंकेक्षण एक सतत प्रक्रिया है जो हम लोग कर रहे हैं, और इसमें आप रोक मत लगाइए। रोक
रोकने की कोशिश, रुकवाने की कोशिश न कीजिए, ये बात यहाँ कही जा रही है। तो इस पर न्यायमूर्ति बागची कह रहे हैं कि हमें इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह सक्षम बनाना चाहिए कि ये आम आदमी तक सबसे आसान और सुगम तरीके से पहुँचे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने भी अपनी बात रखी कि आपको नए राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जगहों पर साक्षरता बहुत ज़्यादा है, जैसे बिहार में, जहां दूसरे राज्यों से जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तमिलनाडु में ऐसा नहीं हो सकता, हर राज्य अलग अलग हैं, बिल्कुल हर राज्य अलग अलग हैं, ये कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची, दो जजों की बेंच, और अभी सुनवाई चल रही है एसआईआर पर। अमलेंदु जी बिल्कुल राजीव जी, अभी एसआईआर पर सुनवाई चल रही है और एसआईआर की सुनवाई जो है उसके बीच ये बातें आ रही हैं। मतलब ये खतरा राजीव जी शायद अब ये लगने लगा है अपने द्विवेदी जी को कि चुनाव आयोग ये प्रक्रिया रोक सकता है, चूँकि अब राजीव जी मतलब चुनाव आयोग टलवाना चाहे तो सुनवाई टल नहीं सकती है। सुनवाई इसलिए नहीं टल सकती कि बिहार के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, चुनाव भी हो चुका है, अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर ही बात होगी। यानी बिहार के मामले में तो राजीव जी अब बहस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर ही होनी है, और ये बात पहले स्पष्ट हो चुकी है कि बिहार के मामले में जो आदेश होंगे वो पूरे देश के मामले में भी आदेश माने जाएंगे चुनाव आयोग के। यानी आधार आपको मानना है तो पूरे देश में आपको मानना है, ये बात स्पष्ट आ चुकी है और साफ तौर पे कह दिया गया था ये पूरे देश पे लागू होंगे। तो अब डर ये लग रहा है चुनाव आयोग को कि बिहार में तो चलिए चुनाव करा लिया आपने समय हिलका के, बाकी जगह जो है ये मामला हिलक ना जाए, ये खतरा शायद अब चुनाव आयोग को नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग को ये खतरा नज़र तो आ ही रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहस सुनवाई जो है उसको अब कहा गया है, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 26 नवंबर को सबसे पहले हम इस आवेदन पर विचार करेंगे और इसका जो भी परिणाम होगा उसका अन्य मामलों पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आदेश कर रहे हैं कि नोटिस जारी करें, इन आवेदनों को मुख्य मामले के साथ 26 नवंबर को जोड़ा जाए और उस पर बात की जाए। यानी 26 नवंबर को जो पहले उसकी जो सुनवाई थी उसी के साथ इसको जोड़ने की बात कही गई है यहाँ पे अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, ये करें। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मतलब 26 नवंबर को यानी राजीव जी 26 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से इसी की सुनवाई होगी इस बेंच पे, ये एक तरीके से कहना है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये होगी कि 26 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई की हैसियत से इस मसले को सुनेंगे। बिल्कुल, तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। और फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 26 नवंबर को सबसे पहले हम इस आवेदन पर विचार करेंगे और इसका जो भी परिणाम होगा उसका अन्य मामलों पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। और फिर आदेश दिया कि नोटिस जारी करें, इन आवेदनों को मुख्य मामले के साथ 26 नवंबर को पोस्ट करें। यानी जितने भी मामले हैं वो सब 26 नवंबर को जो बिहार के साथ सुनवाई होगी उसके साथ इनको सबको नत्थी करें। यानी सब मामलों पे अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर 26 नवंबर को बात होगी राजीव। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जब जिक्र आया है तो यहाँ पर साफ साफ जस्टिस बागची ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीएलओ घर घर जा रहे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिम बंगाल मामले में क्या राज्य भी पक्ष है, पार्टी है, राज्य भी पार्टी है इसमें। इस पर आइए इस मामले में राज्य की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि बिहार के आदेश में हमने ध्यान रखा था कि ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। समस्या गणना प्रपत्रों की पावती न मिलने की थी, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। माफ़ी चाहूँगा, ज़मीनी स्तर पर पहुँच सबसे ज़्यादा मददगार है। अगर इसे समर्थन और सक्षम बनाया जा सके तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एक जो पावती वाली बात है उसको यहाँ पर कही गई है कि इसको यहाँ आप एनी हाउ ये देने की कोशिश कीजिए, जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को सुधारिए, ये कहा गया है यहाँ पे अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव, जो गलतियाँ उनको सुधारिए और अपने ही जो आपका जो पत्रावली है उसका पालन कीजिए और जो आपका नियमावली है उसके आपने कौन से पालन किए कौन से पालन नहीं किए ये भी बताइए। ये भी चुनाव आयोग से राजीव जी कहा गया है कि आप जो है ये जवाब दीजिए कि आपने किन किन का पालन किया और किन किन का पालन आपने नहीं किया ये। और दूसरा ये कि हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है, भौगोलिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, शैक्षिक परिस्थिति, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। एक राष्ट्र, एक कानून, एक देश, एक विधान, एक संविधान से देश नहीं चल सकता। ये एक तरीके से राजीव जी टिप्पणी आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से टिप्पणी है।
कुल मिलाकर ये है कि 26 नवंबर को इसकी तारीख फिर पड़ गई है और ये सुनवाई यहाँ समाप्त हो गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही समझा है राजीव जी कि ये बिल्कुल जो है ये 26 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी, ये साफ तौर पर आ गया है। और ये भी कहा गया है कि 26 नवंबर